फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइको सोशल थ्योरी यानी मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम साइको डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं। इसको किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया है। अगर आप सीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, या फिर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी कभी भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक एरिक्सन, उनका नाम आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि जो मानव जीवन है वो कई सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, साथ ही में उसमें कई सारे चीजें इन्होंने बताई हैं। अभी हम 8 स्टेजेस को समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन की हर एक स्टेज को क्या किया है, एनालाइज किया है, साथ ही में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। बेसिकली इनका एजुकेशन में बहुत ज्यादा रोल रहा। इन्होंने एजुकेशन में बहुत सारी चीजें कही इसके बेसिस पे, ये जो इनकी थ्योरी है, और इनके इस थ्योरी के लिए इन्हें ज्यादातर जाना जाता है। और इन्होंने किस पे बात की? इन्होंने समाज की बात की, इन्होंने इन्वायरमेंट की बात की। इन्होंने कहा कि भाई समाज और जो इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव जो है वो बच्चे पे बहुत हद तक पड़ता है। इन्होंने इमोशंस की बात की कि बच्चे में हर स्टेज पे किस किस तरीके के इमोशंस डेवलप होते हैं। स्टेजेस मैं किनको बोल रही हूँ? अवस्था यानी चरण क्या होते हैं। हम छोटे से होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम शैशव काल में होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब हम बाल्यावस्था में होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं किशोरावस्था में होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं युवावस्था में होते हैं। इस तरीके से क्या है, हम एज के अकॉर्डिंग कई सारी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। तो इन्होंने हर एक अवस्था की बात की, साथ ही में इन्होंने कहा कि जो हर एक अवस्था है वो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोस्पेक्टिव में काम करती है। हर एक अवस्था, अगर बच्चा पॉजिटिव वे में डेवलप करता है तो लाइफ को लेके हो पाती है या अपने जीवन के लिए बेहतर कर पाता है, या नकारात्मक चीजें अगर उसमें डेवलप हो जाती हैं तो आगे जीवन के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन्होंने हर एक स्टेज में यही बात कही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है हर एक स्टेज का। बेसिकली ये जो थे वो फ्राइड से, सिगमंड फ्राइड जो है वो भी एक मनोविश्लेषणवादी है, उनकी थ्योरी भी हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिगमंड फ्राइड है वो लैंगिकता पे बात करते हैं, सेक्सुअल अर्ज की बात करते हैं, नार्सिसिज्म की बात करते हैं, साथ ही में उन्होंने इड ईगो और सुपर ईगो का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और उनका उनकी भी एक थ्योरी है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। बेसिकली उनकी जो लड़की है एना फ्राइड, उनके साथ में इन्होंने काम किया था, जो हमारे एरिक एरिक्सन है है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम तो किया था और बहुत हद तक प्रभावित थे सिगमंड फ्राइड से, लेकिन वो लिबिडो पे काम नहीं करते, वो लैंगिकता पे बात नहीं करते। कुछ प्रोस्पेक्टिव में ये सिगमंड फ्राइड से अलग थे। और इन्होंने 1963 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने अपनी 8 स्टेजेस को बताया है, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो बेसिकली इनका जो जन्म था वो 1902 ईस्वी में हुआ था। कहां? जर्मन में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए, इसीलिए हम इनको जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेसिकली कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है। मैंने यहाँ पे चीजें लिख दी हैं जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ही जाने जाते हैं। अभी मैंने कहा कि हर एक स्टेज, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, हर एक स्टेज क्या है, अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट लिए हुए है। ऐसा किसका कहना है? एरिक एरिक्सन का कहना है कि भाई जो अवस्थाएं होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करती हैं। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जो भी चीजें डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि क्योंकि कहते हैं ना, हमारी जितनी ज्यादा सेंसेस यूज होती हैं उतना ज्यादा हमें अच्छे से क्लियर समझ में आता है। तो अभी मैं बोल तो नहीं हूं, सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा देख भी लीजिए चीजों को। अभी देखिए, मैंने कहा कि जो मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसे हम साइको सोशल थ्योरी कहे, साइको डायनेमिक थ्योरी कहे, दोनों ही ठीक है, इसी के नाम है, ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है वो किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने दी है। समझ में आया इतना? अब देखिए, ये जो एरिक एरिक्सन है वो किस पे काम करते हैं? भाई सोसाइटी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, साथ ही में इमोशंस की बात करते हैं। हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भाई हमें बच्चे के हर प्रोस्पेक्टिव को समझना है। हमें ये देखना है कि बच्चा हर स्टेज पे क्या क्या चाहता है।
अपनी एज से क्या क्या चाहता है, इसीलिए हमें इनकी 8 स्टेजेस पढ़ना जरूरी है। बेसिकली जरूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट ही पढ़े बीएड का, या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में आए तभी उसको पढ़ना जरूरी है। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो 8 स्टेजेस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 8 स्टेजेस में पता चलता है कि भाई हर स्टेज पे किस तरीके की नीड्स होती हैं बच्चे को, मतलब बच्चा क्या चाहता है जिससे कि वो बेहतर और अच्छा डेवलप हो सकता है। तो वो सारी चीजें इन्होंने बात कही। अभी मैंने कहा ये सिगमेंट जो फ्राइड थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और सिगमेंट जो फ्राइड है वो मनोविश्लेषणवादी है। इन्होंने लिबिडो पे काम किया है, नार्सिसिज्म में काम किया है ना, आत्ममोह पे। तो इनको भी अलग से डिस्कस करेंगे। इनकी बेटी का नाम एना फ्राइड था, जिनके साथ में जो एरिक्सन थे उन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, देखिए 1902 ईस्वी में जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका में ये शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए हम इनको जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए इन्होंने 1963 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम चाइल्डहुड एंड सोसाइटी था, और इसी में इन्होंने 8 स्टेजेस की बात। इन्हें जो है वो पहचान के संकट के लिए यानी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ही जाना जाता है, और साथ ही में ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइफ स्पैन थ्योरी दी, मानव की हर चरण की बात की, मतलब मानव अवस्थाओं के हर चरण की जो बात करते हैं वो एरिक एरिक्सन ही है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग इन 8 स्टेजेस को देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट देखेंगे, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम देखेंगे, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखेंगे। ऐसी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहली स्टेज में ये कह रहे हैं कि जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, मतलब वो इस स्टेज से गुजरता है विश्वास बनाम अविश्वास से। और जो शैशवा काल का जो बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट को देखता है, समझता है। अगर उसको इन्वायरमेंट में प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, टाइम से उसे फीडिंग करवाई जा रही है, टाइम से दूध पिलाया जा रहा है बेसिकली, या उसका टाइम टाइम पे डाइपर चेंज किया जा रहा है, परिवार के सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ हंस खेल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव साइड उसमें डेवलप हो जाएगी। और अगर कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता है, वो पड़ा रहता है, कोई उससे बात नहीं करता है, छोटा बच्चा है भाई, छोटे बच्चे से बात करो तो वो अपने एक्सप्रेशन चेंज करके बताता है कि हाँ भाई हम खुश हैं, हम दुखी हैं, या हमें कोई परेशानी है। तो जो एरिक्सन है वो यही कह रहे हैं कि अगर बच्चे को प्यार मिलता है, केयर मिलती है, देखभाल मिलती है परिवार के द्वारा, तो बच्चा पॉजिटिव साइड डेवलप कर जाता है। लेकिन अगर परिवार के लोग जो है वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो इन्फेंट होता है, या फीडिंग नहीं कर पाते हैं टाइमिंग पे, तो उसकी जो नेगेटिव साइड है वो डेवलप हो जाती है, और आगे आने वाली स्टेजेस में भी इस चीज में दिक्कत रहती है। तो अगर बच्चा पॉजिटिव साइड पे डेवलप होता है, उसको प्यार मिलता है, उसको केयर मिलती है, 0 से 2 वर्ष के बच्चे को अगर प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, देखभाल मिलेगी, तो उसमें विश्वास की भावना डेवलप होगी, यानी वो आगे जाके लोगों पे अपना ट्रस्ट बना पाएगा, समझ पाएगा कि विश्वास कर पाएगा लोगों पे। लेकिन अगर स्टेज पे आके उसके अंदर नेगेटिव पार्ट डेवलप हो गया, तो वो आगे जाके कभी भी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा, उसके अंदर अविश्वास की भावना डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे पेरेंट्स को ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो फीडिंग है, टाइम टू टाइम फीडिंग करवाना, उसका डाइपर चेंज करना, उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस स्टेज की। अदरवाइज बच्चे में नेगेटिव चीजें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ का जो गुण है, अगर बच्चा पॉजिटिवली डेवलप हुआ तो उसके अंदर क्या आएगा, उम्मीद आएगी, जीवन को जीने की होप आएगी। ठीक है ना भाई, एक तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, अगर वो पॉजिटिव साइड डेवलप कर गया, उसे देखभाल मिली, अच्छे से चीजें उसे देख रेख मिली, तो क्या होगा, एक तो वो ट्रस्ट आगे के लिए बन जाएगा कि वो लोगों पे आराम से विश्वास कर लेगा, साथ ही में होप आएगी, उम्मीद आएगी जीवन को जीने की। तो ऐसा किसमें कहा गया है, एरिक एरिक्सन द्वारा उनकी फर्स्ट स्टेज में कहा गया है। आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब अगली स्टेज देखिए, यहाँ पे भाई अब बच्चा बड़ा हुआ, 2 से लगभग 3 साल का हुआ, तो 2 से 3 साल तक की जो अवस्था है वो हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की है, यानी हम कह सकते हैं स्वतंत्रता बनाम शर्म। ये जो अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था में आती है, और इसमें जो है वो एरिक्सन कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा फ्रीडम चाहिए है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है 2 साल से, तो भाई वो खुद के काम खुद करना सीखेगा, खाना उठा के, भले ही वो गिरा रहा है तो माता पिता को ये है कि उसको इनिशिएट करने दे। भाई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा गिरा दिया तो उसको डांट दिया, अरे तुमने कैसे गिरा दिया, ये दिक्कत है। पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मतलब एरिक्सन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे हर पेरेंट्स के लिए भी ये थ्योरी है, ये इनका कहना है इसमें कि ये बच्चा क्या है, पूर्व बाल्यावस्था में है, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है शैशवावस्था से।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा अब काम को थोड़ा सा करना सीख रहा है, खुद से थोड़ा थोड़ा खेल रहा है, पेबल सॉल्व कर रहा है, शर्ट वगैरह पहन रहा है खुद से। लेकिन अगर माता पिता छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटते हैं कि अगर उनको खेलने नहीं देते हैं या फिर एक तरीके से उनको फ्रीडम नहीं देते हैं, फ्रीडम इन द सेंस जितना हो सके उनकी देखभाल तो करें लेकिन उनको इनिशिएट करने दें, उनको खेलने दें, एक्सप्लोर करने दें। अगर बच्चे में पॉजिटिव साइड डेवलप होती है यहाँ पे, तो बच्चे में क्या होता है, यहाँ पे स्वतंत्रता या स्वायत्ता आती है, खुद से काम करने की इच्छा जागृत होती है, यानी इच्छा शक्ति डेवलप होती है। यहाँ पे कुल मिला के फ्रीडम चाहिए होती है बच्चे को, यानी अब वो खुद से काम करना चाहता है। आपने देखा होगा बच्चे हाथ से लेके भागते हैं चीजों को, अब वो खुद से करना चाहते हैं। अगर माता पिता ज्यादा डांटेंगे चिल्लाएंगे तो उनमें नेगेटिव चीजें डेवलप हो जाएंगी, नेगेटिव पार्ट डेवलप हो जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए या जो टीचर्स है उनको चाहिए कि बच्चों को यहाँ पे तो खैर नहीं बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, तो पेरेंट्स को ही चाहिए कि वो क्या करे, बच्चे को इनिशिएट करने दे, बच्चे को एक्सप्लोर करने दे, थोड़ा काम करने दे अपने आप से। तो बेसिकली यहाँ पे जितना हो सके उतना फ्रीडम दे। साथ ही में क्या है, यहाँ पे जो एक्टिविटी है पेरेंट्स की वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट ट्रेनिंग। वो खुद से मतलब वॉशरूम वगैरह यूज करना सीख जाए, वो सारी चीजें इस स्टेज में होती हैं। साथ ही में अगर वो खुद से चीजें करना सीख जाते हैं थोड़ी थोड़ी, तो उनके अंदर इच्छा शक्ति आती है ना भाई, लाइफ को लेकर कुछ उनके अंदर चीजें डेवलप होती हैं और वो स्वतंत्रता से जी पाते हैं, शर्माते नहीं हैं। अगर आगे की स्टेजेस के लिए भी रेडी रहते हैं, मतलब अब उनके अंदर कोई शर्म या संदेह नहीं है, वो हर चीज के लिए नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तरीके से जो डेवलप होता है वो बच्चे का इसी स्टेज में आके डेवलप होता है। तो माता पिता की पेरेंटिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फीडिंग जो एक्टिविटी थी पेरेंट्स की वो इंपॉर्टेंट थी। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि देख रेख है, केयर है, वॉमिट है, वो सारी चीजें मिलनी चाहिए बच्चे को। यहाँ पे क्या है, बच्चे को थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन मेन जो एक्टिविटी है वो पेरेंट्स की क्या है, शैशवावस्था में फीडिंग है, बच्चे को दुग्ध पान करवाना है। और नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है उसमें क्या है, माता पिता को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है बच्चे को, जिससे कि उसमें इच्छा शक्ति डेवलप हो कि हाँ वो जिएगा, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करेगा, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब आई थिंक समझ आ रही होंगी आपको चीजें। अब देखिए यहाँ पे थर्ड जो स्टेज है वो हमारी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब क्या है यहाँ पे पहल बनाम ग्लानि है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो उत्तर वाले अवस्था में आ गया, ये 3 से 6 साल की अवस्था है। बेसिकली यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उत्साह होता है। अब वो माता पिता से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, वो पूछना चाहते हैं लोगों से। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं चिल्ला देते हैं, जो टीचर से वो चिल्ला देते हैं, हटो हम नहीं बताएंगे, या ये वो क्यों इतना क्वेश्चन पूछते हो। तो बच्चे की जो जिज्ञासा है वो दब जाती है, बच्चा गिल्ट में चला जाता है। यहाँ पे भी क्राइसिस है, मतलब बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव हर एक स्टेज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या है पार्ट है। अगर बच्चे को अच्छी चीजें मिलती हैं पेरेंट्स के द्वारा या आसपास के इन्वायरमेंट के द्वारा तो वो पॉजिटिव वे में डेवलप होगा, और अगर उसे नेगेटिव वे में मतलब चीजें मिली या उसने ऐसा कुछ सोच लिया या उसे ऐसा कुछ दिखा, फील हुआ, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक क्राइसिस है। हमारी हर अवस्था, हर चरण क्या करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट फेंकता है, एरिक एरिक्सन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्राइसिस है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, अब वो चीजों को जानना चाहता है, जिज्ञासा है, उसके अंदर उत्साह है। लेकिन अगर माता पिता या सोसाइटी उसको डिस्करेज करती है या माता पिता ढंग से उसको जवाब नहीं देते, भाई प्यार से जवाब भी तो दे सकते हैं ना। तो अच्छे पेरेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से जवाब देते हैं बच्चे को, उनकी क्यूरियोसिटी को समझते हैं। तो क्या होता है, बच्चा इनिशिएट करता है, पहल करता है, हाँ अब हमें और भी चीजें सीखनी है, जाननी है, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। ये प्ले एज है, ऐसा एरिक्सन कहते हैं। साथ ही में यहाँ की जो एक्टिविटी है पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान देनी है वो है एक्सप्लोर। अगर बच्चा दुकान तक भी जा रहा है तो उसको इनिशिएट करना है, हाँ भाई डांटना नहीं है, छोटी छोटी चीज में बेसिकली उसको एक्सप्लोर करने देना है। साथ ही में बच्चे को उत्साह के साथ में बताना भी है और उसको धीरे धीरे संभालना है। और साथ ही में अगर वो पॉजिटिव वे में डेवलप हुआ तो उसमें पर्पस आएगा, जिंदगी को लेके कोई उद्देश्य आएगा, उसे लगेगा कि हाँ भाई हमारी जिंदगी का कोई गोल, कोई उद्देश्य होना चाहिए, वो पहल करेगा, है ना, चीजों के लिए। अब वो गोल की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन अगर वो नेगेटिव साइड पे चला गया, उसकी जो नेगेटिव साइड है वो डेवलप हो गई, माता पिता ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया या इन्वायरमेंट से उसे बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज किया गया या उसको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया गया, तो वो होल लाइफ ग्लानि में ही जिएगा। फोर्थ स्टेज देखिए यहाँ पे
इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी और एज बढ़ी, जब बच्चा 6 से 12 साल के बीच में आया, तब क्या है वो इस स्टेज से गुजर रहा है। वहां पे भी क्या है, हमारी जो जीवन है, हमारी जो अवस्था है या फिर हमारी जो स्टेज है, वो हमारे लिए क्या फेंक रही है, क्राइस फेंक रही है, संकट है बेसिकली हर एक स्टेज में। यहाँ पे भी संकट है। अगर बच्चा पॉजिटिवली यहाँ पे भी डेवलप हो गया, तब तो उसकी लाइफ में वो इंडस्ट्री में जिएगा, मतलब परिश्रम करेगा अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव साइड पे डेवलप हो जाता है, तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी। उसे लगेगा भैया हम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो इस एज पे डेवलप ना होने की वजह से उनके अंदर ये चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो एज है, यहाँ पे इसको स्कूल एज भी कहते हैं बेसिकली। बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, मतलब उसको लगता है कि कुछ कुछ पहल की जाए, ठीक है, जैसे कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, या स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भाषण प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, वो थोड़ा सा मतलब ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है चीजों में। अब यहाँ पे क्या है, अगर रिजल्ट अच्छा आता है, वो बेहतर करता है, तो वो पॉजिटिव वे में डेवलप होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और वो फर्स्ट आ गया, तब वो पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में डेवलप होगा, उसके अंदर परिश्रम की भावना आएगी। वो होल लाइफ आगे वाली जो स्टेजेस है उसमें वो परिश्रम करेगा, जिंदगी भर वो आराम से चीजों के प्रति उसको लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी का कोई ध्येय है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने बेहतर नहीं किया है, भाई कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते ना कि कुछ अच्छा करेंगे, अगर रेस हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि सब जीत जाएंगे, कोई फर्स्ट आएगा कोई लास्ट आएगा। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ध्यान से नहीं देखते हैं, वो बच्चों को डांटते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं तुमसे हो जाएगा, बल्कि तुमसे ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम फर्स्ट क्यों नहीं है। इस तरीके की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, जो बच्चे हैं उनमें हीनता की भावना डेवलप हो जाती है और उन्हें लगता है कि यार हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, वो कह देते हैं कि भाई तुम्हारी शादी कर देंगे, है ना, अगर आइंदा से ऐसी तुमने हरकतें की, तुमने पढ़ाई नहीं की। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल पेरेंट्स को नहीं करना है, क्योंकि जब बच्चा 6 से 12 साल की अवस्था में होता है तो उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का। तो पेरेंट्स को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा बच्चे को समझाना है, उसका सपोर्ट करना है, उसको पढ़ने में या उसको स्पोर्ट्स में मदद करनी है। कुल मिला के अगर यहाँ पे हम क्रियाओं की बात करें, मतलब इस स्टेज की जो क्रिया है जिसमें पेरेंट्स को मतलब थोड़ा सा इनिशिएट करना है, बच्चे को हेल्प करनी है बच्चे की, वो है स्कूल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में उसको कहना कि हाँ बेटा इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार हो जाएगा, तुम मतलब फिर से पार्टिसिपेट करके तो देखो। जरूरी तो नहीं है कि एक बार जिंदगी में अगर हम हार गए तो हमेशा हारते रहेंगे। तो बच्चे को मोटिवेट करना एक पेरेंट्स का, जो भी पेरेंट्स है या जो टीचर्स है, उनका काम होना चाहिए इस स्टेज पे कि वो बच्चे से कहे कि भाई एक बार अगर आप हार गए कोई बात नहीं, आप क्या करें, आप फिर से पार्टिसिपेट करें ताकि आप जीत सके। तो अगर इस तरीके की भावना बच्चे में हुई और जब उसने दोबारा से पार्टिसिपेट किया, वो जीत गया, तो क्या हुआ, उसके अंदर परिश्रम की भावना आई। लेकिन अगर वो हार भी जाता है तब भी पेरेंट्स और टीचर क्या करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को डिस्करेज करते हैं कि भाई तुमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है करने की, या तुम अच्छा गा नहीं पाते हो, तुम अच्छा खेल नहीं पाते हो, तुम अच्छा लिख नहीं पाते हो, तुम अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हो, तो तुम क्या करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे। पेरेंट्स भी ऐसा कहते हैं, टीचर्स भी ऐसा कहते हैं, जिस वजह से बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है। तो यहाँ पे अगर बच्चा पॉजिटिवली डेवलप करता है तो यहाँ पे बच्चे में सामर्थ्य आता है, कॉम्पिटेंसी आती है लाइफ को लेकर। तो आई थिंक ये वाली स्टेज भी आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चा थोड़ा और डेवलप हुआ, तब उसकी जो एज है वो 12 से 18 साल तक की हुई। तो ये जो स्टेज कहलाई वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पे बच्चा बेसिकली अपनी आइडेंटिफाई, अपने अस्तित्व को देखता है। अगर वो पॉजिटिव वे में यहाँ पे डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी क्राइसिस है भाई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहाँ पे पेरेंट्स का और टीचर्स का रोल या इन्वायरमेंट का रोल अच्छा रहा तो बच्चा अपना अस्तित्व खोज लेगा, वरना हमेशा भूमिका द्वंद, यानी वो होल लाइफ सोचता रहेगा कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। तो अस्तित्व इन द सेंस आइडेंटिटी, ये जो अवस्था है उसको हम टीन एज भी कहते हैं, एरिक्सन ने इसको टीन एज कहा है। साथ ही में किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी, यानी वो चाहता है बच्चा इस स्टेज में आके, 12 से 18 साल का बच्चा चाहता है कि भाई समाज में मेरी कोई पहचान हो, और यहीं पे वो डिसाइड कर लेता है कि हमें आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, सोसाइटी की हेल्प कैसे करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे वो सोच लेता है, समझ लेता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं वो हमेशा भूमिका द्वंद में रहते हैं, यानी अपनी लाइफ में हमें क्या करना है उनको पता ही नहीं चल पाता है कि वो भाई सिंगर बनेंगे कि वो इंजीनियर बनेंगे, उन्हें पता ही नहीं होता है।
अगर वो पॉजिटिव वे में मतलब डेवलप होते हैं तो उन्हें पता है कि भाई हाँ हमें क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, हमारे गोल्स क्या है लाइफ को लेके, तो वो ये सारी चीजें इस स्टेज में ही होती हैं। ये क्या है, गोल्डन पीरियड है, एक तरीके से स्प्रिंग स्टेज है। यहाँ पे सिगमंड फ्राइड कहते हैं, मतलब ये जो किशोरावस्था है उसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होता है बच्चों में। लड़कियों में इलेक्ट्रा वो लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं, और साथ ही में जो लड़के हैं उनके अंदर ओडिपस वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। इस तरीके से चीजें होती हैं किशोरावस्था में। ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब शरीर में या फिर इमोशनली फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में। साथ ही में यहाँ पे जो पेरेंट्स की एक्टिविटी है वो क्या होगी, पेरेंट्स जो है वो बच्चे को सिचुएशन से लड़ने देंगे। ऐसा नहीं है कि उनको कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अरे हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। बच्चा अगर क्राइसिस में है, बच्चा संकट से गुजर रहा है, तो उसकी हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, साथ ही में अपने आप से बच्चे को सिचुएशन को संभालने देंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, सिर्फ सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे। बाकी बच्चा उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस संकट से खुद निकलेगा, वरना बच्चा क्या करेगा, अपनी भूमिका खो देगा, भूमिका द्वंद हो जाएगा कुल मिला के, यानी वो रोल कंफ्यूजन में रहेगा। पूरी लाइफ उसे पता नहीं चल पाएगा कि हमें आखिर अपनी लाइफ का उद्देश्य क्या है या हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। तो अगर बच्चा पॉजिटिव क्या होता है, डेवलप होता है, वो सिचुएशन को हैंडल करके आगे पहुंचा होता है, तो वो क्या है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसे क्या करना है। लेकिन अगर वो नेगेटिव वे में डेवलप होता है तो उसके अंदर भूमिका द्वंद आ जाता है, यानी रोल कंफ्यूजन हो जाता है, उसे नहीं पता होता कि अब वो अपनी लाइफ में क्या करेगा। तो कुल मिला के जो पेरेंट्स हैं सिचुएशन से बच्चे को लड़ने देना है। साथ ही में अगर वो पॉजिटिव वे में डेवलप हो गया तो क्या है, उसके अंदर निष्ठा आएगी जीवन को लेकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगली स्टेज देखते हैं। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, जब बच्चा 18 से 40 साल तक के बीच में आता है तो वो इस स्टेज से गुजरता है एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता बनाम अकेलापन। यहाँ पे भी क्राइसिस है। अगर बच्चा पॉजिटिव साइड में डेवलप हुआ तो क्या होगा, घनिष्ठता आएगी, इंटीमेसी आएगी। लेकिन अगर बच्चा नेगेटिव साइड में डेवलप हो गया, नेगेटिव चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो गया, तो उसके अंदर अकेलापन आ जाएगा। भाई यहाँ पे जो लोग होते हैं, इस एज के जो लोग होते हैं, 18 से 40 तक के जो लोग होते हैं, वो क्या है, यहीं पे शादी वगैरह होती है, रिलेशनशिप्स फाइंड होते हैं, सेक्सुअली, सोशली, फैमिली प्लानिंग होती है, करियर को लेके बहुत ज्यादा मतलब चीजें रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे लोग अपना क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, संबंधों को जोड़ रहे हैं। और अगर संबंध उनके बेहतर जुड़ रहे हैं, मतलब फैमिली अच्छी है, उनको करियर अच्छा मिल गया, अभी हम ये देख रहे थे कि बच्चा करियर ढूंढ रहा है, अगर कह रहे हैं ना कि एरिक्सन कहते हैं कि पहली वाली जो स्टेजेस हैं वो आगे आने वाली स्टेजेस को प्रभावित करती हैं। अगर यहाँ पे क्या है, हमें अस्तित्व मिल गया है, आइडेंटिटी मिल गई है, तो आगे जाके क्या है, हम अच्छे रिलेशनशिप्स भी बनाएंगे, हम सोशली, सेक्सुअली, फैमिली अपनी बहुत बेहतर बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव हो गया, भाई हमें सोसाइटी, समाज से ऐसी चीजें नहीं मिल पाई, हम नकारात्मक रूप से डेवलप हो गए, तो क्या होगा, अकेलापन, आपको अकेले रहना पसंद होगा, झगड़े होंगे, लोग मारपीट करते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में डेवलप हो गए होते हैं, तो इस वजह से उनको अकेला रहना पसंद है, समाज के साथ में उठ बैठ नहीं पाते हैं, अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, घनिष्ठता बनाम अकेलापन क्या है, स्टेज आती है। ठीक है, क्लियर है। स्टेज अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसका मतलब ये है उत्पादकता बनाम ठहराव। अभी हम इससे पहले वाली स्टेज में ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, शादी हो रही है, रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, अपना कैरियर, अपनी फैमिली, वो सारी चीजें क्या कर रहा है, कोई जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी मतलब व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपनी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उसको अकेला रहना पसंद है ना, भाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 स्टेज में हम ये क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे उत्पादकता आ रही है। बेसिकली यहाँ पे बच्चे वगैरह आ जाते हैं, उसकी खुद की एक फैमिली बन जाती है, वो 40 से 45 साल की उम्र में होता है। यहाँ पे बेसिकली जननात्मकता आ रही है। यहाँ पे भी इस स्टेज में भी क्राइसिस है, इस स्टेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेवलप होता है। अगर वो क्या है, दूसरों के बारे में सोच रहा है, अगर वो पॉजिटिवली मतलब डेवलप हुआ तो उत्पादकता यानी जननात्मकता उसके अंदर आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, वो दूसरों के बारे में सोचेगा कि भाई मेरा बच्चा ऐसा दिक्कत ना हो, मेरी बीवी को दिक्कत ना हो, या मतलब
अदर जो सोसाइटी के लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर वो नेगेटिव वे में डेवलप हो जाता है सोसाइटी या इन्वायरमेंट के द्वारा, नेगेटिव वे में डेवलप हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं लाइफ को लेकर, तो क्या होता है उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। अगर नेगेटिव वे में वो डेवलप होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी 40 से 45 साल का है, कोई भी एक व्यक्ति जो 40 से 45 साल का है, अगर वो नकारात्मक रूप से डेवलप हो जाता है अपनी अवस्था से, तो उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी। वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, ना बच्चों के बारे में, ना बीवी के बारे में, अपने मतलब उसमें आत्म मोह की भावना होगी, वो खुद के बारे में सोचता है, सेल्फिश हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर उत्पादकता होगी, वो पॉजिटिव वे में डेवलप हुआ होगा, तो वो दूसरों के बारे में सोचेगा। और इस स्टेज का गुण क्या है? केयर आएगी। अगर वो पॉजिटिव वे में डेवलप हुआ तो वो लोगों की केयर करना सीखेगा अपनी आगे वाली लाइफ में। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे जो 8th स्टेज और लास्ट स्टेज है उसमें हम देखते हैं ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। हिंदी में देखें तो बुढ़ापा बनाम नैराश्य। इसका मतलब ये है कि 65 से जो ऊपर की उम्र के जो लोग होते हैं, अब वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं भाई अपनी उम्र का, कि हमने अपनी पूरी लाइफ में किया क्या है, हमने शैशवावस्था में क्या किया, हमने उत्तर बाल्यावस्था में क्या किया, बाल्यावस्था में क्या किया, किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, सब अवस्थाओं में हमने क्या किया, अपनी फैमिली के लिए क्या किया, या हमने अपनी पूरी होल लाइफ क्या किया। अगर वो अपनी लाइफ से संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है, तब तो वो पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाता है। अगर वो अपनी होल लाइफ से खुश हुआ है, मतलब उसका बचपन अच्छा बीता है, उसकी जो मतलब जवानी अच्छी बीती है, तो क्या है, वो सेटिस्फाई होता है अपनी लाइफ से कि हाँ भाई हम जी लिए इतने साल, मजेदार है। आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मस्त रहते हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिव वे में डेवलप हुए होते हैं, यानी उनके अंदर जो भी बुढ़ापा है, ईगो इंटीग्रिटी डेवलप हो गई होती है। लेकिन कुछ ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एनालिसिस करते हैं तो ना तो उनका बचपन अच्छा बीता होता है, ना तो जवानी बीती अच्छी होती है, ना तो जब वो प्रौढ़ होते हैं अपनी, उनकी फैमिली में भी बहुत सारे क्राइसिस रहते हैं, तो वो नेगेटिवली मतलब डेवलप हो जाते हैं, अनसेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से। अगर नकारात्मक रूप से डेवलप होते हैं तो असंतुष्टि की भावना आती है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव डेवलप हुए होते हैं, 65 साल के लोग जो हैं, तो उनके अंदर ईगो इंटीग्रिटी आती है। यहाँ पे जो होल लाइफ है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। कोई भी इंसान जो भी 65 साल का है, वो अपनी पुराने जीवन को याद करके सोच रहा है, अगर पॉजिटिव चीजें उसके साथ होती हुई आई हैं तो वो सकारात्मक रूप से डेवलप होगा। लेकिन अगर नकारात्मक रूप से डेवलप हुआ है तो उसे असंतुष्टि होगी, अनसेटिस्फैक्शन होगा। तो क्या है, वो अपनी पुरानी तो भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, बुढ़ापे में बेसिकली उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा, या इस तरीके से जवाब देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं शेरो शायरी करते हैं बुढ़ापे में भी आके, है ना, गाने सुनने पसंद होते हैं उनको। तो वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का इम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो गुण आ रहा है वो बुद्धिमत्ता आ रही है, विजडम आ रहा है, अगर क्या है वो पॉजिटिवली डेवलप हुआ होगा जो व्यक्ति है, जो ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली 8 स्टेजेस इन्होंने दी हैं और हर स्टेज में इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात की है, डिटेल में डिस्कस कर ली है। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना साथ और प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।